दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने मेफेयर विचेस सीजन 2 के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को जाना था और आज की वीडियो में हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बात करेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो के साथ साथ मेरी मेफेयर विचेस के सीजन 1 वाली एक्सप्लेनेशंस भी देखनी होंगी और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। पांचवें एपिसोड में हम व्यूअर्स रोवन को जूलियन के डेन में देखते हैं, मतलब उसकी जो अपनी वर्ल्ड है उसके अंदर देखते हैं, जहां जूलियन रोवन से कोई भी बात नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जूलियन तो काफी बूढ़ा और कमजोर लग रहा था और रोवन के किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। उस रूम में रोवन को एक फ्लैग जैसा कुछ दिखता है और यहाँ रोवन सोचती है कि जूलियन तो बूढ़ा हो गया है तो उससे कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं, और इसीलिए वो मोयरा को आवाज लगाती है कि ठीक है मुझे बाहर खींच लो। अब मोयरा भी वैसा ही करती है, देन रोवन बाहर भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों हम व्यूअर्स देखते हैं कि जूलियन के डेन के अंदर भी एक रोवन रह ही गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह था कि रोवन काइंड ऑफ दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, जहां एक पार्ट जूलियन के डेन में रह गई और एक पार्ट बाहर निकल पाई। बेसिकली रोवन के इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट था वो जूलियन के डेन में ही है, वहीं इमोशंस वाली जो रोवन थी वो बाहर निकल गई। इसके परिणाम अनुसार बाहर वाली रोवन काफी इमोशनल दिख रही थी, वहीं अंदर वाली काफी स्मार्ट थी विथ नो इमोशंस। अब आप व्यूअर्स पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? वेल, क्योंकि रोवन बाहर जाते वक्त जूलियन की परमिशन नहीं ली थी, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जूलियन के डेन में आने के कुछ रूल्स हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा रूल ये है कि जब भी कोई अंदर आता है तो वो अपनी मर्जी से आता है, लेकिन बाहर उसे जूलियन से पूछ के ही जाना होता है। यानी अंदर वाली रोवन के पास अब बस आधा पौन घंटे हैं जिसमें वो बाहर निकल जाए, वरना रियल वर्ल्ड में रोवन की मौत हो जाएगी। मतलब ये जो रोवन दो पार्ट में स्प्लिट हुई है, इन्हें कनेक्ट होना ही पड़ेगा, वो भी बाहर जाके, वरना रोवन खत्म हो जाएगी। रोवन जूलियन को अक्यूज करती है कि उसने उसको ट्रिक करा है, लेकिन जूलियन कहता है कि तुम सारे रूल्स पता करके नहीं आई थी, इसलिए ऐसा हुआ। और हाँ, तब तक जूलियन भी अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जी हाँ, वही कनिंग वाला जूलियन रूप में। अब ध्यान रहे दोस्तों कि बाहर के लोगों को भनक भी नहीं थी कि हाफ रोवन तो अंदर फंसी हुई है और वो बाहर वाली रोवन के साथ ही बातचीत कर रहे थे। वहीं जूलियन के डेन में मेफेयर हाउस की एक छोटी सी कॉपी बनी हुई थी जिसके अंदर सब कुछ रियल टाइम में होता रहता था। मतलब जो कुछ भी मेफेयर हाउस में हो रहा है इस कॉपी के अंदर भी हम रियल टाइम में देख पाएंगे। इस कॉपी के जरिए अंदर वाली रोवन सबको आवाज लगाने की कोशिश करती है कि भाई मुझे बाहर निकालो, लेकिन ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड में उसे कोई सुन नहीं पाता। खैर अब समय बीतता जा रहा था और रोवन बाहर जाने के लिए तड़प रही थी। वहीं बाहर वाली रोवन डिसाइफर करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जूलियन का प्लान है क्या। मतलब जूलियन ही लैशर को कहीं तो शिफ्ट किया है, बट द क्वेश्चन इज कहां शिफ्ट किया है। दे इवेंचुअली फिगर आउट की ये जगह स्कॉटलैंड में है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये लोग फिगर आउट कैसे किए? वेल, मोयरा कोर्टलैंड की मेमोरीज पढ़ के बताती है कि कोर्टलैंड स्कॉटलैंड जा चुका है, वो भी अपने फादर जूलियन के साथ। नाउ हैरानी की बात यह थी कि कोर्टलैंड को खुद ये बात याद नहीं थी कि वो कब स्कॉटलैंड गया था। सो यस, कोर्टलैंड समझ जाता है कि उसके फादर जूलियन ने ही कुछ तिकरम भिरा के कोर्टलैंड की मेमोरीज को मिटा दिया है। बट मोयरा अपने पावर से कोर्टलैंड की सप्रेस्ड मेमोरीज को भी एक्सेस कर पा रही थी, मतलब फुली नहीं लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि मेमोरीज इन जनरल कनेक्टेड होती हैं लाइक वेब्स, और अगर सही थ्रेड को पुल करोगे तो सारा एक्सेस मिल सकता है। डॉली जीन बताती है कि जूलियन ने कोई जादुई ड्रिंक या एलिक्सर बनाया था जिसको पीने से लोग पुरानी बातें भूल जाते थे, और ऐसा ही शायद कोर्टलैंड के साथ भी किया गया था। कोर्टलैंड भी अपने फादर के कमरे में जाकर इस ड्रिंक का तोड़ ढूंढने लगता है ताकि मोयरा उसके दिमाग में जाके सारी इन्फो निकाल सके। वहीं जो रोवन बाहर निकल गई थी वो काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी, इतनी वीक कि मोयरा उसके थॉट्स को पढ़ पा रही थी। अगर आपको याद हो तो रोवन का मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूजुअली मोयरा उसके थॉट्स को नहीं पढ़ पाती है, लेकिन अब मोयरा पढ़ पा रही थी। इट मींस कि रोवन बाहर वाली वीक है, और मोयरा खुद भी इस बात से थोड़े आश्चर्य में थी। ना मोयरा भी कोर्टलैंड की मदद करना चाहती थी और वो उसे कुछ पिल्स वगैरह खिलाती है। खैर अब अंदर वाली रोवन जूलियन से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन जूलियन कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी था, वो रोवन को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन रोवन भी काफी स्मार्ट थी तो वो कॉन्स्टेंटली कोशिश किए जा रही थी। ये दोनों अब स्कॉटलैंड के डोनेलेथ नाम के एक गांव के बारे में बात करते हैं जहां एक कासल था और पेगन स्पिरिट्स या गॉड्स वहां रहा करते थे। जूलियन बताता है कि उसकी मां मार्गरेट उसे वहां ले गई
गई थी और मार्गरेट भी वहीं डोनालिथ में पढ़ाई करती थी। और बातों बातों में रोवन को समझ आ जाता है कि नेचर के ओरिजिनल डीटीज जो होते हैं ना, उन्हीं को टाल्टोस कहा जाता है। अब आपको याद होगा एल्ब्रिज के ऑफिस में सिप को एक जला हुआ कागज मिला था जिसमें टाल्टोस लिखा हुआ था। और इन जनरल मैंने आपको कहा था कि आप इस टर्म को याद रखना। तो हाँ, रोवन यहाँ दिमाग लगा के ये बात निकाल लेती है कि जूलियन एल्ब्रिज के जरिए लैशर को स्कॉटलैंड के डोनालिथ के आसपास ही कहीं ले गया है। और जूलियन ने ही अपनी मां मार्गरेट के डायरी के पेजेस फाड़े थे जहां उन्होंने टाल्टोस के बारे में लिखा था, क्योंकि जूलियन किसी और को स्कॉटलैंड के बारे में या फिर टाल्टोस के बारे में नहीं बताना चाहता था। अब दोस्तों, अगर आप टाल्टोस को लेकर स्टिल कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक बार क्लियरली बता दूं कि नेचर के जो गॉड्स होते हैं ना, मतलब जो नेचर को नर्चर करते हैं, उनमें अलग अलग तरह की पावर्स होती है, उन्हें ही टाल्टोस कहा जाता है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि टाल्टोस कौन है? वेल, ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। एनीवेज, तो अब बाहर वाली रोवन के लाइफ में एक और मुसीबत तब आती है जब उससे मिलने लार्क आता है और जूलियन बाहर से दरवाजा खोल देता है, जिससे लार्क डायरेक्टली मैंशन के अंदर आता है। लार्क रोवन से अकेले में कुछ बातचीत करता है जहां लार्क उसे न्यूज देता है कि उसके और लैशर के डीएनए में एक समानता है, जहां दोनों के ही डीएनए में या ब्लड में 4 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो लार्क रोवन का डीएनए टेस्ट करने में लग गया था और रिजल्ट यही था कि रोवन और लैशर के सैंपल्स मेल खा रहे थे। इससे लार्क बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और रोवन से कहता है कि वो उसे अपनी सच्चाई बता दे। रोवन भी अब उसके सवालों से तंग आ जाती है और उसे सब कुछ बताने का डिसाइड करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इमोशनल वाली रोवन है। लेकिन उससे पहले इमोशनल रोवन भी थोड़ा दिमाग लगा लेती है। मतलब वो डॉली जीन से जाके कहती है कि आप मेरे लिए जूलियन का एलिक्सर बनाओ ताकि वो ये ड्रिंक लार्क को पिला देगी। कब पिलाएगी? लार्क को सच्चाई बताने के बाद, यानी कि लार्क सब कुछ सुन के भूल जाएगा। तो हाँ, अब रोवन लार्क से कहती है कि वो एक विच है और उसने लैशर को जन्म दिया है। इनफैक्ट रोवन में जो लोगों की बीमारी पकड़ने का एक अनोखा गुण है ना, वो भी बहुत हद तक इसीलिए है क्योंकि वो एक मेफेयर विच है। लार्क अब सारी बातें समझने की कोशिश करता है और रोवन उसे अपनी एबिलिटीज का एक एग्जाम्पल भी दिखाती है। खैर, अब मोइरा कोर्टलैंड का माइंड पढ़ने की कोशिश करती है जिससे इन्हें डोनालिथ का एड्रेस मिल सके, क्योंकि डोनालिथ एक ऐसी जगह है जो आज के पॉलिटिकल मैप में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब उस जगह को रीनेम कर दिया गया होगा एंड वी डू नॉट नो कि नया नाम क्या है। उसकी मेमोरीज के कुछ चीजों को एक्सेस करके मोइरा और कोर्टलैंड पता लगाते हैं कि कोर्टलैंड ना सिर्फ स्कॉटलैंड गया था बल्कि वहां उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है इयन। जी हाँ दोस्तों, जूलियन की एक फैमिली स्कॉटलैंड में भी थी जहां उसका एक बेटा इयन रहता था। और इयन कोर्टलैंड जैसा नहीं था, मतलब इयन काफी क्रूर किस्म का आदमी था और इन जनरल काफी स्ट्रॉन्ग था। जूलियन के इशारे पे इयन किसी भी इंसान या जानवर को खत्म कर सकता था और क्योंकि कोर्टलैंड मासूम सा था और इतना टफ नहीं था, तो जूलियन कोर्टलैंड को उतना वैल्यू नहीं करता था जितना वो इयन को मानता था। बाय द वे, कोर्टलैंड को खुद ये सारी बातें याद नहीं थी, ना ही उसे ये याद था कि उसका एक भाई भी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी मेमोरीज आ रही थी विद द हेल्प ऑफ मोइरा एंड सम मेडिसिन्स। वहीं लार्क की बात की जाए तो वो लैशर के किडनैपिंग के बारे में सुनता है और उस पर विश्वास भी करता है। लार्क और रोवन कंफर्टेबल भी हो जाते हैं क्योंकि बाहर वाली रोवन फुली इमोशंस थी, तो वो काइंड ऑफ लार्क को एक्सप्रेस भी कर देती है कि वो अब भी उससे प्यार करती है। लार्क भी अब रोवन की मदद करना चाहता था और इसलिए वो रोवन से लैशर का डीएनए मांगता है जिससे वो उसको एम्पलीफाई कर देगा और रोवन शायद उसी को यूज करके पावरफुल हो जाएगी। पावरफुल होने के बाद वो जोजो और डैफ्नी को थ्रॉल से बाहर निकाल सकेगी। रोवन के पास लैशर का एक दांत था जिसकी मदद से वो सेल्स को एम्पलीफाई कर सकते थे, लेकिन क्योंकि रोवन का इंटेलेक्ट उसके साथ नहीं था तो वो कोई भी काम प्रिसाइजली नहीं कर पाती। इसी दौरान लार्क के हाथ में कट लग जाता है, लेकिन स्टिचेस लगाने के बजाय लार्क उससे कहता है कि अगर वो इस प्रक्रिया में कामयाब हो गया तो रोवन ही उसे हील कर पाएगी अपने पावर से। बट हाँ, ये प्रक्रिया काइंड ऑफ काम नहीं करती और ऐसे में रोवन उस चोट को हील नहीं कर पाती। इंस्टेड वो मैनुअली स्टिचेस वगैरह लगा के उसे ठीक करती है। खैर, अब डॉली जीन ने भी एलिक्सर बना लिया था और वो रोवन को बताती है कि इस पोशन को पीने के बाद लार्क आज की बातें तो भूलेगा ही, साथ ही वो रोवन से जुड़ी सारी मेमोरीज भी भूल जाएगा। बेसिकली ये एलिक्सर काम ऐसे करता था कि इसमें नाम लिख के डालना होगा और जिसका नाम लिखा जाएगा सामने वाला इंसान उस नाम के आदमी को ही भूल जाएगा। ऑफ कोर्स लार्क के एलिक्सर में रोवन का नाम होगा और ऐसे में वो रोवन को ही भूल जाएगा कंप्लीटली। तो ये सुनकर रोवन परेशान हो जाती है क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि लार्क उसे भूल जाए। खैर, अब जैसे ही लार्क ड्रिंक को पीने जाता है तो इमोशनल रोवन उसके कप को फेंक देती है। जी हाँ दोस्तों, रोवन डिसाइड्स कि लार्क उसके साथ ही रहेगा और लार्क भी कहता है कि वो हर तरह से रोवन की मदद करेगा।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रोवन का टाइम समाप्त हो रहा है और बाहर वाली रोवन अचानक से जमीन पे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम समाप्त होते ही रोवन खत्म हो जाएगी और उसका असर काइंड ऑफ शुरू हो गया था। इस पॉइंट तक सारे घर वाले भी नोटिस कर चुके थे कि रोवन अपने यूजुअल सेल्फ में नहीं थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ था। कोर्टलैंड तो अपने फादर को जानता था, तो वो कहता है कि हो सकता है जूलियन ने किसी तरह की ट्रिक प्ले करी होगी। ये सुनते बाहर वाली रोवन समझ जाती है कि उसका कुछ पार्ट तो अंदर छूट गया है और वो वही चैंटिंग्स मतलब रिचुअल वगैरह करने लगती है टू ब्रिंग हरसेल्फ आउट, और अंदर वाली रोवन भी धीरे धीरे कोलैप्स करने लगती है। जूलियन उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है जो उसके हिसाब से एक एज ओल्ड वाइन थी फ्रॉम सम होममेड प्रोसीजर। लेकिन अब तो डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि रोवन जूलियन के गिरफ्त से बाहर जा रही थी और जाते जाते वो ये भी देख लेती है कि उस ओल्ड वाइन बॉटल के ऊपर स्कॉटलैंड के एक गांव का नाम लिखा था एंड द विलेज वाज किलब्राइड। ऐसे में रोवन समझ जाती है कि जूलियन की दूसरी फैमिली किलब्राइड स्कॉटलैंड में रहती है जहां लाशा को ले जाया गया है। अब क्योंकि बाहर वाली रोवन अंदर वाली के लिए एज ए रोप काम करके उसे बाहर खींच ली, तो एन वक्त पे मतलब एकदम समय खत्म होने से जस्ट पहले अंदर वाली रोवन सही सलामत ग्रामोफोन से बाहर निकल पाती है, यानी रोवन वाज फाइनली कंप्लीट एंड सेव्ड। वहीं दूसरी तरफ किलब्राइड में हम एल्ब्रेच को लाशा के साथ देखते हैं और बात बिल्कुल सच थी कि लाशा इयान के पास ही था। लाशा को एक कमरे में कैद करके रखा गया था, लेकिन वो रोवन के पास वापस जाना चाहता था। वहीं इयान एल्ब्रेच को शुक्रिया कहता है लाशा को यहाँ तक सही सलामत लाने के लिए, लेकिन अगले ही पल इयान एल्ब्रेच को समाप्त कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही एल्ब्रेच का काम हुआ उसे इयान जिंदा नहीं छोड़ा एंड दिस शोज कि इयान कितना खतरनाक है। एल्ब्रेच जो कि टेलेमास्का तक को धोखा दे दिया था टू पार्टनर विद जूलियन एंड हिज सन इयन, उसे खुद ही इस पॉइंट पे धोखा मिल चुका था। इनफैक्ट उसकी तो जिंदगी ही चली गई। और हाँ, यहाँ सारे लोग लैशर को एशलर कह के पुकार रहे थे एंड इफ यू लुक क्लोजली तो लैशर वर्ड से एल को बीच में डाल दिया जाए तो एशलर बन जाता है। खैर, अब किलब्राइड के बारे में पता लगते ही रोवन, मोयरा, कोर्टलैंड और लार्क किलब्राइड की ओर निकल पड़ते हैं जहां वो शिप से स्कॉटलैंड तक आते हैं, लेकिन उसके आगे एक कार से किलब्राइड की लोकेशन ढूंढने लगते हैं। अब लोकेशन कैसे ढूंढ रहे थे? वेल, रोवन काइंड ऑफ लाशा को लोकेट कर रही थी विथ हर हैंड्स, क्योंकि लाशा के नजदीक होते रोवन को पावर्स फील होने लगती है, मतलब वो उस डायरेक्शन में अपने आप जाएगी। उसी दौरान इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और सभी लोग अब पैदल ही मदद ढूंढने लगते हैं। ये सारे किलब्राइड के रास्ते पे चलने लगते हैं और सामने ही उन्हें एक टाउन दिखता है जहां किसी तरह की सेलिब्रेशन चल रही थी। मतलब सारे लोग कलरफुल ड्रेस पहने हुए थे, मास्क पहने हुए थे, उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी मोयरा और रोवन को सामने एल्ब्रेच जैसा कोई दिखता है और वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसी दौरान मोयरा किसी और रेड हुडी वाले आदमी के पीछे जाती है और वो एक बार में पहुंच जाती है। नाउ लार्क लोकल से पूछ के बताता है कि यहाँ जो फेस्टिवल मन रही है ना, इसे माइकलमस फेस्टिवल कहा जाता है, जो आर्च एंजल माइकल के ऑनर में मनाई जाती है। और इस फेस्टिवल में एक ड्रैगन भी इन्वॉल्व होता है और यहाँ इस टाउन के जो मे फेयर्स थे ना, वही इस फेस्टिवल में काफी पैसा वगैरह भी देते थे। अब हालात ये थे कि रोवन, कोर्टलैंड और लार्क तो साथ थे, लेकिन इनकी सीयर मोयरा जो सबका माइंड रीड कर सके, वही इन्हें बिना बताए कहीं तो चली गई थी। किलब्राइड में इन्हें रहने का कोई भी होटल नहीं मिल रहा था, जिससे सारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि हामिश नाम का बंदा आप सभी को एक दूसरे होटल में ले जाएगा, तो आप उसके ट्रक में बैठ सकते हैं। रोवन को इन सभी बातों से शक होता है और वो लार्क से कहती है कि वो मोयरा को बिना ढूंढे यहाँ से नहीं जाएगी। दूसरी तरफ इयान के घर में लाशा काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो एल्ब्रेच से मिलना चाहता था, लेकिन एज वी नो एल्ब्रेच तो अब जिंदा ही नहीं था। बाय द वे, एल्ब्रेच जैसा एक कोई दिखा था ना फेस्टिवल में, वेल ये कोई और इंसान था जो कि एल्ब्रेच का फेस मास्क बना के पहन लिया था। अब इयान का बेटा एबल लाशा को समझाता है कि लाशा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो सेंट एशलर है जो इस धरती पे वापस आया है, मतलब अवतरित हुआ है ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए। और सेंट एशलर टाल्टोस धरती के देवताओं में से आखिरी देवता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम समझ पाते हैं कि लाशा कोई सेटन या बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो भगवान है जो लोगों का भला करता है। और उसे जूलियन यहाँ इसलिए भिजवाया ताकि एशलर अपने मेट से मिल सके, उससे शादी कर अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि एडल्ट होते ही लाशा सभी मेफेयर की औरतों से इंटीमेट होना चाह रहा था, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट थी कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करे। लाशा अब अपनी ब्राइड से मिलना चाहता था और इयन उसे अपने साथ फील्ड में ले जाता है। लाशा को यहाँ मोटे मोटे रस्सियों से बांधा गया था और पीछे से 2-3 लड़के उसकी लगाम पकड़े हुए थे। वहीं खेत की दूसरी तरफ उसे एक लड़की याक में बैठी हुई दिखती है, जिसकी स्मेल मिलते ही लाशा पागल हो जाता है। मतलब लाशा उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, लेकिन पीछे जो लड़के थे वो लाशा को रोके रखते हैं। ये याक में बैठी लड़की ही लाशा की ब्राइड थी, जिसे उसकी शादी होने वाली थी और उसका नाम था एमिलेथ। लाशा और एमिलेथ की शादी कल किलब्राइड में होने वाली थी और इसी पूरी सेरेमनी के लिए लाशा को यहाँ लाया गया था। अब अगर हम सिप की बात करें तो उसे एम्स्टरडैम लाया गया था उसके ट्रायल के लिए इन फ्रंट ऑफ टेलेमास्का ऑफिशियल्स। यहाँ दोस्तों
दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है जहां हम डैनियल मोलॉय के बारे में सुनते हैं जिन्होंने वैम्पायर्स पे बुक लिखी थी। अगर आपने मेरी इंटरव्यू विद द वैम्पायर सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखी है तो आपको पता होगा कि डैनियल मोलॉय एक जर्नलिस्ट एंड राइटर है जो लुई पॉन डुलैक वैम्पायर से एक इंटरव्यू करा था और उसी के बारे में उसने एक किताब भी छापी थी। ये काफी बढ़िया रेफरेंस था क्योंकि दोनों ही सीरीज के राइटर एन राइस थी जिनके इमॉर्टल यूनिवर्स में ये कहानियां बनाई गई हैं। तो हाँ, कहानी यहाँ ओवरलैप या कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है जो है टेलेमास एंड रेफरेंसेस यहाँ वहाँ छिड़की गई है। खैर अब सिप की बात करें तो उसे अनामिका नाम की लेडी रिसीव करती है और वो तुरंत ही कुछ फील कर सिप से कह देती है कि सिप का ट्रायल हो चुका है और टेलेमास जानते हैं कि सिप बेकसूर है, उसे एल्ब्रेच के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। इस सीन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अनामिका किसी भी इंसान के ट्रू मोटिव्स को समझ पाती थी, फील कर सकती थी, तभी तो वो सिप के ट्रायल को कंडक्ट कर ली। अब अनामिका यहाँ सिप से कुछ मदद मांगती है लेकिन सिप अब तक तंग आ चुका था और वो अनामिका से डायरेक्टली कह देता है कि मैं आप लोगों की मदद तभी करूंगा जब मुझे न्यू ऑर्लिन्स के टेलेमास का ब्रांच का हेड बनाया जाएगा। बेसिकली सिप यहाँ ऑर्डर्स फॉलो करते करते थक चुका था और देखा जाए तो ऑर्डर्स फॉलो करके भी सिप को तो धोखा ही मिला था। सो इट वाज टाइम फॉर सिप कि अब वो कंट्रोल अपने हाथ में ले। तो हाँ, वो तभी अनामिका के लिए काम करेगा जब से फुल अथॉरिटी दी जाएगी। अनामिका उसका फ्रस्ट्रेशन समझती है और वो उससे कुछ वक्त मांगती है उसके डिमांड को पूरा करने के लिए। अब अगले सीन में हम रोवन को मोयरा को ढूंढते हुए देखते हैं जो कहीं नहीं मिलती और फाइनली रोवन डिसाइड करती है कि वो हामिश के ट्रक में बैठकर उसके बताए हुए होटल में जाएंगे। अब दोस्तों हामिश सीधा इन्हें इयान के घर ले जाता है क्योंकि वो इयान का बेटा था। जी हाँ दोस्तों, इयान इतना शातिर आदमी था कि वो खुद रोवन को अपने घर लेके आया और पूरे टाइम उन पे नजर रखे हुए था। रोवन यहाँ सीधे पॉइंट पे आती और पूछती है कि लैशर कहाँ है। इस पे इयान कोई सीधा जवाब नहीं देता, इंस्टेड वो रोवन को अपने घर वालों से मिलाता है जहाँ उसकी एक बेटी रोज भी थी और ये लड़की थोड़ी अजीब सी थी। इयान नाटक भी करता है कि वो मोयरा को ढूंढने कुछ लोगों को भेजा है जबकि असलियत में हम गेस कर पा रहे हैं कि उसी ने मोयरा को कहीं छुपा के रखा होगा। क्यों? क्योंकि मोयरा सबके दिमाग के थॉट्स को पढ़ सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लार्क कहता है कि उन्हें वापस टाउन जाना चाहिए लेकिन रोवन यहीं घर में रहने का डिसाइड करती है। खैर अब एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इयन कोर्टलैंड को अच्छे से जानता था और उसे पुरानी सारी बातें याद थी लेकिन कोर्टलैंड सब भूल चुका था। इयन के पास भी एक ग्रामोफोन था विच इज नेसेसरी, तो आप इस पॉइंट को याद रखना। अब हम देखते हैं कि इयन कोर्टलैंड के साथ बड़े विनम्रता से पेश आता है। इयन कोर्टलैंड से झूठ भी कहता है कि एल्ब्रिच वापस एम्स्टरडैम चला गया है जबकि हम तो जानते हैं कि एल्ब्रिच अब इस दुनिया से ही चला गया है। इयन कोर्टलैंड को बताता है कि वो इस बात से बहुत जेलस था कि उसके पिता जूलियन इयन को यहाँ दूर स्कॉटलैंड में रखे जबकि जूलियन खुद न्यू ऑर्लिन्स में कोर्टलैंड के साथ रहते थे। इयन अपने डैड को हर पल मिस किया करता था। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ स्कॉटलैंड में ये लोग बहुत ही नॉर्मल वे में रह रहे थे लेकिन कोर्टलैंड तो एकदम रईस जैसा रहता था, रईस था भी। दोनों ब्रदर्स के बीच और भी कुछ बातें होती है बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वहीं दूसरी तरफ रोवन एक बच्ची बॉनी से मिलती है जो उसे सेंट एशलर के बारे में बताती है और तब जाके रोवन को पता चलता है कि इयन की फैमिली लैशर और इमिलिथ की शादी करवा रहे हैं। तभी रोवन के सामने इयन आ जाता है जो उसे टाल्टोस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताता है। बेसिकली वो बता रहा था कि कैसे लैशर भी उन्हीं टाल्टोस में से एक है। रोवन कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी वेडिंग से, वो बस यहाँ लैशर का थोड़ा सा खून लेने आई है जिसकी मदद से रोवन अपने पावर्स को बढ़ा लेगी, देन जोजो और डैफ्नी को थ्राल से वापस रियलिटी में ले आएगी। इयान रोवन की बातों पे भरोसा नहीं करता और इंस्टेड कहता है कि रोवन लालची है और वो हमेशा से लैशर को अपने पास चाहती थी, बेसिकली उसे यूज करने के लिए, इसलिए वो ये सारे बहाने बना रही है। रोवन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर्स से इयन को इंटरनली चोट पहुंचाने लगती है लेकिन यहाँ इयन नहीं बल्कि बॉनी हर्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इयन बताता है कि इनकी पूरी फैमिली वेब्ड है, तो अगर किसी भी फैमिली मेंबर को रोवन हर्ट करेगी तो हर्ट सिर्फ बॉनी होगी। अब रोवन इससे शांत हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो छोटी बच्ची को हर्ट थोड़ी ही करना चाहेगी और ऐसे भी रोवन अच्छी इंसान तो है एटलीस्ट अब तक, तो वो बात को आगे नहीं बढ़ाती। वहीं इयन उन्हें लैशर की शादी अटेंड करने को फोर्स करता है। अब रात को फीस्ट के दौरान रोवन हैमिश के पास जाकर उससे दोस्ती करने का ट्राई करती है क्योंकि देख के लग रहा था कि हैमिश अपने फैमिली से खुश नहीं है। रोवन उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसे मोयरा का पता बता देगा तो वो हैमिश के बाहर पढ़ने या सेटल होने का इंतजाम कर देगी। हैमिश उसे ज्यादा कुछ तो नहीं बताता लेकिन इतना जरूर हिंट देता है कि आप बेसमेंट के टनल्स में देखना तो वहां आपको शायद कुछ मिल जाए। अब उसी रात कोर्टलैंड और इयन साथ में कार ड्राइव में निकलते हैं जहां इयन बातों बातों में कोर्टलैंड को कन्फ्रंट करता है कि उसे पता है कि कोर्टलैंड को पिछला कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसे में कोर्टलैंड नाटक क्यों कर रहा है कि उसे सब कुछ पता है। इस पे कोर्टलैंड उससे कहता है कि जूलियन ने उसकी सारी मेमोरीज मिटा दी है जिसकी वजह से उसे ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ उसकी मेमोरीज थोड़ी बहुत वापस आ रही है। इयन कोर्टलैंड से शेयर करता है कि लैशर और एमिलिथ की शादी के बाद इयन के परिवार यानी यहाँ के मेफेयर्स को काफी ताकत मिलेगी जिसे वो रियल मैजिक कहते हैं और वो कोर्टलैंड को हिदायत देता है कि उनकी कार सही हो जाने के बाद वो यहाँ से चला जाए। इस पे कोर्टलैंड कहता है कि उसे रोवन और बाकी सबकी परवाह है जिसके चलते वो अकेला घर वापस नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लार्क को रोज सेड्यूस करने लगती है और तो
ओर उसे एल्ब्रिज का फेस स्किन भी मिट्टी में पड़ा दिखता है। इससे डर के लार्क रूम में वापस आ जाता है और घर जाने को बेताब हो जाता है, लेकिन रोवन उसे शांत करती है और कहती है कि नहीं, हमें यहाँ रहना होगा। उस रात लार्क और रोवन इंटीमेट भी होते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर लाशा पे फोकस करती है, जो इस बात से काफी दुखी थी कि उसकी शादी एमिलेथ से होने वाली थी। यू सी, प्रीवियसली लाशा जितनी भी औरतों के साथ इंटीमेट हुआ था वो सारी खत्म हो गई थी और लाशा नहीं चाहता था कि एमिलेथ के साथ भी ऐसा ही हो। एबल उसे संभालता है और इनके बेसमेंट में ही एक चर्च में ले जाता है, जहां वो लाशा से कहता है कि लाशा डिस्ट्रक्शन का नहीं बल्कि क्रिएशन का गॉड है। एबल अब लाशा का थोड़ा सा ब्लड लेकर एक चट्टान यानी बड़े से पत्थर पे डालता है, जिसके चलते पत्थर से एक सुंदर सा पेड़ निकल आता है। लाशा ये देख बहुत खुश होता है और वो समझ जाता है कि वो कोई खराब नहीं बल्कि नेचर का एक अच्छा फोर्स है। उसी चर्च में बैठे लाशा को अपने पास्ट का काफी कुछ याद आ जाता है। हम समझ पाते हैं कि लाशा के ब्लड में काफी पावर है, जिससे मतलब पेड़ वेड़ उग जाते हैं। देन वो अपने ब्लड से इस पवित्र भूमि के सारे बच्चों को हील किया करता था इन द पास्ट। तो हाँ, अब फाइनली लाशर अपने असलियत को समझ चुका था और वो एमिलेथ के साथ शादी करने के लिए भी तैयार था। खैर, अगले सीन में हम रोवन को आधी रात को उठ के कमरे से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो बेसमेंट में छानबीन करने लगती है। वहीं रोवन के रूम से जाते ही रोज लार्क के शरीर के साथ एक अजीब सा तंत्र मंत्र या मैजिक करती है और हम ये समझ पाते हैं कि ये लोग किसी तरह से लार्क को जरूर फंसा रहे हैं, मतलब कुछ रिचुअल हो रहा है। ऑल्दो इस रिचुअल का परिणाम क्या होगा वो तो हमें आगे पता चलेगा। वहीं रोवन के बेसमेंट के टनल में घुसते ही बाहर से हेमिश उसका एंट्रेंस बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हेमिश, जिसे रोवन बेचारा और अकेला समझ रही थी, वो तो रोवन से एक कदम आगे था और वो रोवन को धोखा भी दे चुका था। अब रोवन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो टनल्स में आगे बढ़ती है और एक पॉइंट के बाद उसकी जो हाथों से आग बनाने की एबिलिटी थी ना, वो काफी बढ़ जाती है, इंडिकेटिंग कि वो लाशा के करीब है। अब वो उत्साहित हो आगे बढ़ती है, जहां एक डोर के पीछे उसे बॉनी और उसकी माँ अमिंथा खड़ी मिलती है, जिनके हाथ में एक छोटा सा कांच का बॉटल था जिसमें लाशर का खून था। अमिंथा, जो कि इयान की वाइफ है, वो कहती है कि रोवन यही लेने किलब्राइड आई थी ना, तो वो अब अपने घर वापस लौट सकती है इस खून को लेके। लेकिन अब रोवन कहती है कि उसे पहले मोयरा से मिलना है। अमिंथा इसके लिए मान जाती है और वो रोवन को मोयरा के पास ले जाती है। तो हाँ, अब मोयरा रोवन से मिलती है, जो बिल्कुल सही सलामत थी, और मोयरा रोवन को एक बात बताती है कि इन लोगों ने एल्ब्रिज को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा मोयरा को ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था, क्योंकि अब तक कोई भी इयन की साइड से उसके पास आता ही नहीं था, दूर से ही उससे इंटरेक्ट करता था। और तो और जो लेडी उसे गार्ड कर रही थी वो भी एकदम बुद्धू जैसी थी, तो उसका दिमाग पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। रोवन अब मोयरा को लाशा के ब्लड मिलने की बात बताती है, लेकिन मोयरा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने उससे लिया क्यों नहीं, मतलब इसे लेके ये लोग आराम से निकल सकते थे। जिसपे रोवन कहती है कि उसे पहले लाशा से मिलना है, फिर ही वो कुछ डिसाइड करेगी। तब तक मोयरा को यहीं रहना होगा, क्योंकि मोयरा को तो कोई लाशा के पास नहीं जाने देगा। तो हाँ, रोवन कहती है कि मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगी। मोयरा इस बात से अपसेट तो होती है, लेकिन रोवन अब रुकने वाली तो नहीं थी। रोवन डायरेक्टली अमिंथा से पूछती है कि वो उसे लाशा का पता बताए, लेकिन अमिंथा नहीं मानती। इससे रोवन गुस्सा हो जाती है और अपने पावर से पूरे कॉरिडोर में तोड़फोड़ मचाने लगती है, जिसके चलते अमिंथा उसे बता देती है कि लाशर ऊपर वाले कमरे में है। रोवन उससे बस मिल सकती है और फाइनली रोवन अपने बेटे लाशा से मिलती है। लाशा रोवन को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही रोवन लाशा से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, ये लोग तुम्हारे साथ बुरा करने वाले हैं, तो लाशा उसकी बात नहीं मानता। इनफैक्ट वो रोवन को पलट के जवाब देता है कि रोवन लाशर को अपने पास सेल्फिश रीजंस वगैरह से रखती है, क्योंकि ऑफ कोर्स रोवन लाशर के पास होती है तो उसकी पावर्स बढ़ जाती है। सो या लाशर जाने के लिए तैयार नहीं था। खैर, अब अगर हम सिप की बात करें तो वो टेलामास्का की लाइब्रेरी में कुछ डैनियल मोलोय की इंटरव्यू विद द वैम्पायर बुक की बातें कर रहा था, और तभी वहां अनामिका कर उसे गुड न्यूज देती है कि वो अब न्यू ऑर्लिन्स टेलामास्का ब्रांच का हेड है। अब सिप भी अपना वादा निभाता है, यानी कि वो अब अनामिका की मदद करेगा। और यहाँ सिप को ये टास्क दिया जाता है कि उसे टाल्टोस के एक मृत शरीर को छू के उसकी पास्ट स्टोरी का पता लगाना था। बेसिकली 1500s के दौरान लास्ट टाल्टोस खत्म हुआ था और उसकी बॉडी को समहाउ टेलामास्का वाले रिकवर करके प्रिजर्व करके रखे थे। तो हाँ, इस बॉडी को टच करके सिप एक्चुअली में टाल्टोस के बारे में सब पता कर सकता था। सिप इस बॉडी को देखते ही कह देता है कि ये तो लाशर है, और वो शॉक हो जाता है कि लाशर टाल्टोस कैसे है। अब आपको यहाँ डाउट हो सकता है कि लाशर की डेड बॉडी यहाँ कैसे पड़ी है। तो मैं आपको बता दूं कि मेफेयर्स के हिस्ट्री में तो लाशर कई बार पैदा हुआ और खत्म हुआ है, तो उन्हीं में से एक बॉडी टेलामास्का के हाथ लगी, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। सिप भी अब लाशर की बॉडी को छूता है और उसकी पास्ट स्टोरी देखता है, और उसके थ्रू हम व्यूअर्स भी जान पाते हैं कि आखिर लाशर कौन है। तो बात है 1500 से पहले की, जहां एक क्वीन ने लाशर को जन्म दिया था, लेकिन कैच ये था कि बच्चा किंग का नहीं था। अब क्योंकि ये बच्चा लाशर था तो वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा और क्वीन किंग को नहीं बता सकती थी, क्योंकि किंग तुरंत समझ जाता कि ये बच्चा उसका नहीं है। तो ऐसे में उसने खबर फैला दी कि बच्चा मृत पैदा हुआ।
वहीं क्वीन की जो दासिया थी वो इस बच्चे को यानी लैशर को लेके उसके असली पिता के पास ले गई जो एक विच था। सभी को यही लगता है कि लैशर किसी तरह का डीमन है, लेकिन एक्चुअली में वो एक एंजल था और टाल्टोस कहलाता था। लैशर के फादर ने ही उसका नाम एशलर रखा था और वो अपने बेटे एशलर को लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगे। उसी जर्नी के दौरान लैशर बड़ा भी हो गया और उसे एक जगह खाली बंजर जमीन दिखती है जो लैशर के फादर का घर था। बेसिकली किंग के लोगों ने उस जगह को जला दिया था क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पत्नी मतलब किंग की जो पत्नी थी क्वीन वो लैशर के पिता से प्रेग्नेंट हुई थी और लैशर निकल गया था, तो इसी का बदला किंग लिया। खैर अब लैशर का खून जमीन पे पड़ते ही वो बंजर भूमि एकदम से हरी भरी हो गई और सून लैशर एक प्रीस्ट बन गया जो लोगों की मदद करता था। और उसी दौरान उसकी मुलाकात एमिलेथ से हुई जो कि खुद काइंड ऑफ टाल्टोस थी और इसीलिए उससे लैशर या एशलर शादी करने वाला था। खैर तो ये सब सिप को भी पता चलता है और लैशर ने खुद ये सारी बातें रोवन को बताई थी और वो कहता है कि उसका असली मकसद इस धरती पे आने का ये है कि वो नेचर को अपने घर गांव सभी चीजों से वापस रिवाइव करे जो इंसानों ने खत्म कर दिया है। मतलब नेचुरल चीज जिस तरह से हम डिप्लीट कर रहे हैं उनको लैशर वापस लेके आएगा और इसके लिए लैशर बहुत थैंकफुल है, उसका एक पर्पस है लाइफ में। वैसे जिस तरह से सिप को ये स्टोरी पता चली वैसे ही लैशर भी रोवन को बता रहा था, मतलब एक ही साथ हमें दिखा दिया गया कि सिप एंड रोवन दोनों को ये स्टोरी पता चल गई है। रोवन सारी बातें समझ तो रही थी कि किस तरह से इयन ने लैशर का ब्रेन वॉश किया है और वो लैशर को ये भी बताती है कि ये सब लोग इतने ही अच्छे होते तो उन्होंने मुझे तुमसे मिलने क्यों नहीं दिया और इन्होंने एल्ब्रेच को क्यों खत्म किया। मतलब भले ये लोग लैशर को एमिलेथ से मिलवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, बट इसके पीछे इनका कोई डार्क मोटिव जरूर होगा। अब लैशर ये सब बात सुनने के मूड में नहीं था तो वो रोवन से साफ कह देता है कि उसे ये शादी करनी ही है और रोवन उसे रोके नहीं बल्कि इस सेलिब्रेशन में शामिल हो। रोवन को क्लियरली पता चल रहा था कि लैशर एक बहुत ही पावरफुल टाल्टोस है और इसके पावर्स का इयन की फैमिली गलत इस्तेमाल करेगी, लेकिन लैशर तो एकदम शादी के मूड में था, उसे तो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। ऐसे में अब रोवन क्या ही कहती तो वो लैशर को और नहीं रोक पाती। दूसरी तरफ सिप भी ये सब चीज फील कर लिया था, सब कुछ समझ गया था, तो वो अनामिका से कहता है कि लैशर एक अच्छा फोर्स है और सिप को उस जगह पे जाना है जहां इस टाल्टोस की बॉडी मिली थी। अब अनामिका उसे किलब्राइड जाने को कहती है क्योंकि वहीं पे टाल्टोस की बॉडी रिकवर हुई थी और सिप एजेंट पोलिना के साथ किलब्राइड के लिए निकल पड़ता है। तो अब मेफेयर्स फ्रॉम न्यू ऑर्लिन्स देन मेफेयर जो कि किलब्राइड में रहते हैं स्कॉटलैंड में एंड सिप एंड पोलिना सब कोई एक जगह एकत्रित हो रहे थे किलब्राइड में, यानी कि फाइनल शोडाउन होने वाला है। खैर आगे बिल्कुल ही एक अलग सीन दिखाया जाता है जहां इयन गुस्से में चिल्ला रहा था और कोर्टलैंड उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। इयन बताता है कि उनके फादर जूलियन ने शर्त रखी है कि वो सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक वेसल चाहिए और वो हैमिश को एज अ वेसल यूज करना चाहते हैं। ये सुन के कोर्टलैंड परेशान हो जाता है क्योंकि हैमिश काफी यंग है और अगर जूलियन हैमिश को एज वेसल यूज करेंगे तो हैमिश हमेशा के लिए जूलियन की दुनिया में फंसा रहेगा और जूलियन उसके शरीर में होकर बाहर आ जाएंगे रियल वर्ल्ड में। ऑफ कोर्स ये सही बात नहीं थी, तो कोर्टलैंड एंड इयन जूलियन से बात करने ग्रामोफोन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ ये लोग भी ठीक वही प्रक्रिया यूज करते हैं जिससे रोवन भी अंदर गई थी। इनका रोप बना था हामिश। तो अब कोर्टलैंड और इयन जूलियन से मिलते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बेसिकली जूलियन एंड इयन मिलके ये चाल चले थे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कोर्टलैंड को फंसा के जूलियन की दुनिया में बुला लिया था। देन जूलियन हामिश की मदद से बाहर निकल पाते हैं जो कि एज अ रोप काम कर रहा था एंड देन जूलियन किसकी शरीर में जाते हैं? कोर्टलैंड की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि असली कोर्टलैंड तो जूलियन के डेन में ही फंस गया, वहीं जूलियन अब कोर्टलैंड के शरीर में है और इयन भी बाहर निकल गया अपने शरीर में। तो हाँ, अब जो बाहर कोर्टलैंड के रूप में हमें दिखेगा वो एक्चुअली में कोर्टलैंड नहीं बल्कि जूलियन था। तो कोर्टलैंड रूपी जूलियन और इयन की बात से हमें पता चलता है कि ये लोग वेडिंग के बाद कोई तो बड़ी चीज करने वाले हैं। इसका रोवन को भी कोई अंदाजा नहीं है। वैसे आगे वीडियो में स्क्रीन पे जब भी कोर्टलैंड आएगा तो उसे मैं जूलियन बोल के ही संबोधित करूंगा क्योंकि वो जूलियन ही है। खैर अगले सीन में हम लार्क को सही सलामत देखते हैं जिसे कुछ हुआ तो नहीं था, बस उसके पिलो पे एक ब्लड स्टेन का मार्क था। मतलब रिचुअल तो लार्क के साथ किया गया है, लेकिन रिचुअल का इफेक्ट क्या है वो आपको बहुत जल्द अब पता चलेगा। तो अब सारे लोग वेडिंग के लिए ड्रेस होकर फंक्शन में पहुंचते हैं और रोवन भी लाशा से मिलने आती है जो लास्ट टाइम के लिए उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन ऑफ कोर्स लाशा थोड़ी रुकने वाला था। वेडिंग में सारे लोग आते हैं और लार्क भी आता है जिससे देख रोवन थोड़ा रिलैक्स होती है। अब वेडिंग के दौरान हम लाशा और एमिलेथ दोनों को रोप से बंधा हुआ देखते हैं और प्रीस्ट के वाउज वगैरह बोलने के बाद दोनों के रोप्स को कट कर दिया जाता है, मतलब इन दोनों को रिलीज कर दिया गया, जिसके चलते दोनों भाग के एक दूसरे के पास आते हैं और हॉल के बीचों बीच एक कर्टन के शील्ड के पीछे इंटीमेट होते हैं। इस मोमेंट में सारे मेफेयर्स खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन रोवन चिंतित थी लाशा के लिए तो वो इस सब को रोकने दौड़ती है। लेकिन ऐन वक्त पे इयन अपने हाथ में कट लगाते हुए कहता है कि अगर तुमने कोई भी बाधा डालने की कोशिश करी तो कट मैं लगाऊंगा, लेकिन दर्द लार्क को होगा। जी हाँ दोस्तों, हम देख पाते हैं कि इयन के हाथ में कट करने पे लार्क को चोट आ गई थी और इससे ये प्रूव होता है कि रात को लार्क पे जो प्रक्रिया हुई थी
थी ना, वो किसी तरह की बाइंडिंग प्रक्रिया थी जिसके चलते ईवन के साथ लार्क बाइंड हो गया है। तो अगर रोवन ईयन को चोट पहुंचाती है या इन जनरल ईयन को कुछ होता है तो उसे तो कुछ नहीं होगा, लार्क ही फंसेगा। वहीं दूसरी तरफ सिप और पोलिना किलब्राइट पहुंच चुके थे और वो उस जगह को चेक करते हैं जहां से उन्हें लाशा की शरीर मिली थी। तभी एक ऑफिसर उन्हें स्पॉट कर लेता है और ऑफिसर को बेवकूफ बनाने के लिए सिप एंड पोलिना हस्बैंड वाइफ टूरिस्ट होने का नाटक करते हैं, लेकिन ऑफिसर खुद चालाक था और वो इन्हें पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम लाशा और एमलेथ को अब अपने कमरे में देखते हैं जहां दोनों आपस में बातें वगैरह कर रहे थे। हम समझ पाते हैं कि लाशा और एमलेथ इंटीमेट हो चुके हैं। इनफैक्ट सेम डे ही एमलेथ प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और उसी दिन लाशा और एमलेथ अपने बच्चों को भी जन्म देने वाले थे। ऑफ कोर्स ये लोग टाल्टोस हैं तो इनकी शक्ति ही कुछ अलग है। ये दोनों प्लान्स बनाते हैं लाइक कि जब इनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये रोम चले जाएंगे और लाशर यहाँ ये भी कहता है कि वो रोवन के पास वापस जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जूलियन जो ऑब्वियसली कोटलैंड के भेष में घूम रहा था वो रोवन को ट्रिक कर लेता है क्योंकि रोवन को लग रहा था ये कोटलैंड है एंड देन उसे एक ड्रिंक पिला देता है जिससे रोवन अनकॉन्शियस हो जाती है। उसी दौरान एमिलेथ का भी वाटर ब्रेक हो जाता है और वो अपने बच्चों को जन्म देने ही वाली होती है। अब रोवन तो बेहोश हो चुकी थी, वो लाशा के बच्चों को देख नहीं पाती और उसे एक जेल जैसी जगह में डाल दिया जाता है। अब उसी जेल में पुलिस ऑफिसर ने सिप और पोलिना को भी कैद करके रखा था और रोवन को जेल में देखते ही ये दोनों उसको हील करने जाते हैं। नाउ गार्ड तो इन्हें इनके सेल से निकालता नहीं तो पोलिना और सिप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गार्ड को अपनी बात मनवाते हैं, मतलब काइंड ऑफ गार्ड को अपने वश में लेते हैं। देन ये दोनों अपने सेल से निकलकर रोवन को हील करके जगाते हैं और वो तीनों अब साथ मिलके बाहर जाना चाहते थे, मतलब देखने के लिए कि लाशा के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज दे वर श्योर कि लाशा के साथ कुछ तो बुरा होगा। पोलिना भी तब तक अपने टेलामास्का के ग्रुप को यहाँ बुला चुकी थी और वो कभी भी यहाँ पहुंचते ही होंगे। अब रोवन को सिप की मेमोरीज देखने वाली पावर से ये पता लग गया था कि जूलियन उसे लेकर जंगल की तरफ जाएगा और सारे उसी तरफ भागते हैं। इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो सिप जब लाश को छुआ था पुराने टाल्टोस की तो उसे वहां तक दिखा था कि ये जंगल में गया था एंड देन वहां समाप्त हो गया था। कैसे, ये सिप को भी नहीं पता। खैर अब ईयन के घर में एमिलेथ एक के बाद एक बच्चों को जन्म देती ही जा रही थी। वहीं बाहर मैदान में फीस्ट की तैयारी हुई थी जहां जूलियन और ईयन आपस में बातचीत करते हैं। ईयन रोवन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था जिसके चलते वो उसे खत्म कर देना चाहता था, लेकिन जूलियन उसे ऐसा नहीं करने देता। ये सारे अब लाशा से कहते हैं कि इन्हें एक प्रक्रिया करनी है लाशा के साथ जिसके लिए सभी जंगल में एकत्रित होंगे और लाशा को भी वहीं जाना होगा। बेसिकली जूलियन यहाँ लाशा से मनवा लेता है कि ये लोग एक सेरेमनी रख रहे हैं जहां पे टाल्टोस को ये लोग हेल करेंगे और लाशा को भी नील करके हेल टाल्टोस करना होगा। तो जैसे ही लाशा जंगल में जाता है, हेल टाल्टोस करने लगता है, नील वगैरह करता है, तो पीछे से ईयन आकर लाशा का गला ही चीर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग लाशा के खून को एक बोल में कलेक्ट करने लग जाते हैं और इस पॉइंट पे हम भी उसको स्कॉटलैंड वाले मेफेयर्स का असली मकसद पता चलने लग जाता है। आई मीन सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ही कि मकसद क्या है, बट अब तक एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जूलियन, ईयन, इनकी स्कॉटलैंड वाली फैमिली लाशा की पावर्स का फायदा उठाने के लिए उसे पाले, देन मौका मिलते ही खत्म कर दिए। इन्होंने सबसे पहले लाशा को खत्म कर उसके ब्लड को कलेक्ट करा और उसे जंगल में छोड़ फीस्ट की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ मोइरा अपने केयर टेकर या गार्ड को ट्रिक करके उसे क्लोजेट में बंद कर देती है और एक मेड का ड्रेस पहनकर बाहर निकल जाती है। कोई उसे पहचान नहीं पाता और वो घूम घूम कर सभी के थॉट्स को रीड करने लगती है। अब एमिलेथ के कमरे में जाकर उसे पता लगता है कि उसने 8 बच्चों को जन्म दिया है और ये सारे बच्चे बड़ी तेजी से बड़े हो रहे थे। मेड्स इन बच्चों का ख्याल रख रही थी और सभी के माइंड में बस नून के फीस्ट की ही बातें चल रही थी। मोइरा एक मेड से पूछती भी है कि फीस्ट में हम ऐसा क्या खास खाएंगे जिसके लिए सब इतने एक्साइटेड है, जिसपे वो मेड उसे डांटते हुए चुप करा देती है। फिर मोइरा बाहर निकलती है तो वो देखती है कि लाशा के सारे बच्चों को फीस्ट रूम में ले जाया जा रहा है। वहीं बाहर ईयन बैठकर अपने नाइफ्स को शार्प कर रहा था। तो बस मोइरा को समझते देर नहीं लगती कि मेफेयर की जो पूरी फैमिली थी ना स्कॉटलैंड वाली, ये लोग लाशर के बच्चों को ही खाना चाहते थे या फिर उनका खून पीना चाहते थे जिससे इनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, ये था उनका असली मकसद। मतलब ये लोग लाशा का भी खून पी सकते थे बट देन वो सफिशिएंट नहीं होता, तो बच्चों को पैदा करवाए, मतलब ढेर सारे टाल्टोस सबको खत्म करेंगे देन उनका खून पी जाएंगे। तभी तो स्कॉटलैंड वाले मेफेयर्स इन बच्चों को खिलाने पिलाने में लगे हुए थे जिससे ये बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए, वेल नरिश्ड हो जाए, तो ज्यादा खून होगा, इनके ज्यादा काम आ सकेंगे। इस गांव के मेफेयर्स इन बच्चों का खून कलेक्ट करने के लिए हाथ में बोल और नाइफ लेकर बिल्कुल तैयार थे। वहीं जंगल में घूमते घूमते रोवन को लाशा की बॉडी मिल जाती है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और क्योंकि लाशा अब तक पूरी तरह से मरा नहीं था, मतलब थोड़ी प्राण उसमें बाकी थी, तो रोवन उसे सेव करने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ रोवन अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करती है एंड लाशर एक्चुअली में हील होकर जिंदा हो भी जाता है। तो अब रोवन, लाशर, सिप और पोलिना एक टीम में होते हैं और ये लोग आगे बढ़ते हैं ताकि ये लोग लाशर के बच्चों को बचा सके। फॉर्चुनेटली ये लोग मोइरा से भी मिल जाते हैं जो इन्हें जूलियन के इविल प्लान के बारे में बताती है और ये फीस्ट वाली जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इससे पहले ये बदमाश लोग बच्चों के साथ गलत करते उससे पहले लाशर वहां आ जाता है और ईयान को चुनौती दे देता है। वहीं ईयान लार्क को भी पकड़ लाया था जिसको इन्होंने अपने साथ बॉन्ड कर रखा था, लेकिन इस बार ईयान के खुद को हर्ट करने पे लार्क को हर्ट नहीं होता क्योंकि
अपेरेंटली जूलियन ने इस जादू को तोड़ दिया था। मतलब जूलियन इयान तक को धोखा दे चुका था। जी हाँ दोस्तों, इयान अपने डैड से पूछता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया, जिस पे जूलियन साफ साफ कह देता है कि उसे तो रोवन ही चाहिए एज हिज पार्टनर। जी हाँ, यहाँ जूलियन वापस से पलट चुका था और वो लैशर का खून भी पी के तमाम शक्तियों को प्राप्त कर चुका था। जूलियन रोवन को इसलिए अपनाना चाहता था क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोवन इज काइंड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, और इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे जूलियन ही था, जहां वो पहले अपने बेटे कोर्टलैंड को धोखा दिया और एंड में इयान तक को धोखा दे चुका है। खैर, अब लैशर को वुल्फ वगैरह को कमांड देने आता था तो वो एक वुल्फ को इयान के साथ भिड़ा देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। और यहाँ लैशर और रोवन स्कॉटलैंड के सारे मेफेयर से भिड़ जाते हैं। बस फिर क्या था, यहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और जूलियन तो अब रोवन की साइड में था तो वो रोवन को हर्ट नहीं करता। ये दोनों ग्रुप्स आपस में बुरी तरह से लड़ते हैं और इतने में टेलेमास्का ग्रुप के एजेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं। अब ये जगह तो एक मैजिकल शील्ड से प्रोटेक्टेड थी, तो ऐसे में टेलेमास्का का एक एजेंट शील्ड को समहाउ तोड़ के सभी को अंदर एंट्री देता है। टेलेमास्का के एजेंट सारे बच्चों को सेव करने के लिए उन्हें फीस्ट वाली जगह से रेस्क्यू कर भगाने लगते हैं। बाय द वे, अब तक आप ये तो जरूर समझ गए होंगे कि लैशर के बच्चे भी टाल्टोसी हैं, मतलब वेरी पावरफुल, तभी तो इन्हें खाने का या इनका खून पीने का प्लान बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैशर और रोवन मिलकर स्कॉटलैंड वाले मेफेयर्स को बुरी तरह से हरा चुके थे। लेकिन देन इयान की पत्नी अमिंथिया थी ना, वो लैशर के हार्ट पे एक एक्स से वार कर देती है, जिससे लैशर फाइनली अपना दम तोड़ देता है। इनफैक्ट रोवन भी इस बार लैशर को नहीं बचा पाती। रोवन लैशर के मृत्यु पे बहुत रोती है और तभी वहां जूलियन लैशर का ब्लड लेके आता है, जो रोवन को ये पीने के लिए इंसिस्ट करता है। बेसिकली जूलियन चाहता था कि वो और रोवन इस धरती पे सबसे शक्तिशाली बने और आपस में मिलकर पूरे कायनात को रूल करे, लेकिन रोवन को ये मंजूर नहीं था। यहाँ जूलियन तरह तरह की बातें कर रोवन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रोवन फिर भी उसकी बातों में नहीं आती। खैर, जूलियन टेलेमास्का के ग्रुप के पीछे पड़ जाता है क्योंकि टेलेमास्का के एजेंट्स बच्चों को लेके भाग रहे थे, मतलब छोटे छोटे टाल्टोस। जूलियन यहाँ सारे लोगों पे बिजली गिराने लगता है, लेकिन लकीली सारे बच्चे तब तक किलब्राइट से बाहर निकल चुके थे, यानी टेलेमास्का वाले इन बच्चों को बचा लिए थे और यहाँ से भाग गए थे। ऑल्दो इस समय टेलेमास्का की एजेंट पोलिना जूलियन के बिजली के झटके से मारी जाती है। बच्चों के भाग जाने के बाद जूलियन भी इस जगह से गायब हो जाता है क्योंकि अब उसका यहाँ कोई काम था नहीं। वहीं रोवन लैशर के समाप्त होने से काफी उदास थी और देखा जाए तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो लैशर का खून पी लेती है। ऐसा करते उसे खुद में एक असीम ताकत फील होती है, जहां अब वो लैशर की पावर्स पोजेस करने लग गई थी। अब भले ही लैशर समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी खून की वजह से रोवन बहुत पावरफुल हो चुकी है। अब आप पूछ सकते हैं कि रोवन लैशर के ब्लड को क्यों पी ली, मतलब ये तो गलत है ना। तो वेल, रोवन यहाँ काइंड ऑफ जूलियन के खिलाफ अब वॉर करने वाली थी और इसके लिए उसे भी तो पावर्स चाहिए ना, तो हाँ, इसीलिए वो लैशर का ब्लड पी के पावर्स हासिल कर ली। या फिर दूसरी थ्योरी आप ये कह सकते हैं कि रोवन हमेशा से पावर के पीछे थी, तो पावर जब मिलने का मौका हुआ तो वो खून पी के पावर को पा ली। एनीवेज, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है स्कॉटलैंड का पूरा सीन और इसके बाद हम रोवन को लैशर के बहुत सारे ब्लड को कलेक्ट करते हुए देखते हैं और इसे कलेक्ट करके वो न्यू ऑर्लिन्स लौट रही होती है। बेसिकली रोवन के आगे का प्लान ये था कि वो इन ब्लड से लोगों को हील करेगी। अब हील करेगी या जूलियन से लड़ेगी वो तो रोवन ही जाने। वैसे लार्क ये सारा कुछ नहीं चाहता था। लार्क चाहता था कि जो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए एंड जो भी ब्लड है उसको हटा देना चाहिए। बट रोवन के थॉट्स अलग थे, तो बेसिकली यहाँ लार्क और रोवन को अब अलग अलग रास्ते पे जाना होगा। बस फिर क्या था, रोवन भी लार्क से ब्रेकअप कर लेती है और वो उसे जूलियन का एलिक्सर भी पिला देती है, जिससे लार्क हमेशा के लिए रोवन के बारे में भूल जाएगा। तो हाँ, अब लार्क रोवन के पीछे नहीं आएगा। ऑल्दो लार्क ये जरूर कहता है कि रोवन अगर कभी उससे मिले तो प्लीज रोवन उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट वगैरह करे। खैर, तो इसके बाद रोवन मेफेयर हाउस लौटती है, जहां वो जोजो और डैफ्नी को थ्राल से वापस ले आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अब काफी पावरफुल हो गई है। यहाँ हम पूरे मेफेयर घर को रोशनी से भरते हुए देखते हैं। ऑल्दो ये घर काफी हद तक टूट चुका था, मतलब बहुत बुरी हालत में था। वहीं बाहर हम जूलियन को देखते हैं, जो एक अंधेरे जगह से रोवन पे नजर रखे हुए था। मेफेयर विचेस का सीजन 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेफेयर सीजन 2 की डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड आई एम प्रीटी श्योर कहानी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। कहानी का मेन विलन हम लैशर को मान रहे थे, लेकिन वो तो एक देव मानुस निकला रे। मेन विलन तो जूलियन था। जूलियन का बेटा इयान भी कुछ कम नहीं था, लेकिन अंत में जूलियन अपने बेटे इयान तक को धोखा दे दिया। वहीं कोर्टलैंड की बात की जाए तो वो तो जूलियन के डेन में फंस चुका है, पता नहीं कब बाहर निकल पाएगा। वहीं रोवन की जिंदगी में हम लार्क को भी आते हुए देखते हैं, मतलब कि इनका जो प्यार था वो कहीं ना कहीं वापस से जागृत हुआ और इससे रोवन को थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिली। वहीं लार्क भी अपनी तरफ से पूरी मदद किया रोवन की। ऑल्दो एंड में लार्क सब कुछ भूल गया और इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब लैशर को किडनैप करने के बाद उसकी शादी करवाई गई एमिलेथ से और उनके बच्चे भी हुए, जिसके चलते ही हम जूलियन का और स्कॉटलैंड के मेफेयर का पूरा प्लान समझ सके। जूलियन लैशर का ब्लड पीकर काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था। वहीं एंड मोमेंट पे टेलेमास्का के एजेंट्स आकर लैशर के सारे बच्चों को जूलियन से बचा लेते हैं, वरना अगर इन बच्चों को समाप्त कर दिया जाता तो स्कॉटलैंड वाली जो मेफेयर फैमिली थी ना, सब के सब बहुत ताकतवर हो जाते हैं। ऑल्दो इस सब हाथापाई में
में लैशर जिंदा नहीं बचा। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि सीरीज के एक सीन में यह भी दिखाया गया है कि एमलेथ अपने एक बच्चे को अपने पास ही रख ली थी, लेकिन एंड में उन दोनों के बारे में कोई खबर हमें नहीं मिली। सो यस, एमलेथ और उसका एक बच्चा जो कि टाल्टोस है वो कहां है ये शायद किसी को नहीं पता। वहीं रोवन लैशर की मौत से काफी दुखी थी और वो उसके ब्लड को पी लेती है, जिससे अब उसके अंदर असीम ताकत आ गई थी। तो यस, हम एक और सीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां हम जूलियन और रोवन को आपस में भिड़ते हुए देखेंगे और शायद एमलेथ के बारे में भी हमें कुछ आगे दिखाया जाए। देन उसका जो एक छोटा बच्चा है जो कि टाल्टोस है उसके बारे में भी हम जानेंगे। खैर ये सब तो हो गई इस सीजन की बात, लेकिन व्यूअर्स का क्या कहना था अबाउट दिस सीजन। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि मेफेयर विचेस की सीरीज बुक से काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट कईयों का तो ये भी कहना है कि इसको एन राइस की बुक का अडेप्टेशन ना कहकर लूजली बेस्ड कहना चाहिए, क्योंकि सीजन 2 में हर एपिसोड में ड्रास्टिक बदलाव लाए गए हैं। मतलब बुक से कहानी काफी ज्यादा बदल दी गई है। लैशर का कैरेक्टर या फिजिकल अपीयरेंस बुक वाले कैरेक्टर से काफी अलग है, जिससे कुछ वियर्ड डिससैटिस्फाइड है। बुक में लैशर रोवन के लाइफ में एक एरी प्रेजेंस था, जहां वो लैशर के मैनिपुलेटिव नेचर से डिस्टर्ब थी। वहीं सीरीज में उसे काफी अच्छे लाइट में दिखाया गया है। मतलब उसकी वाइब्स एक रॉक स्टार जैसी थी। और ये मैं सीजन 1 की बात कर रहा हूँ। अगर सीजन 2 की बात की जाए तो लैशर बिल्कुल भी इविल था ही नहीं। अब जो सिप का कैरेक्टर है ना, वो बुक के दो कैरेक्टर का मिक्स है, विच वर रोवन्स लव इंटरेस्ट माइकल करी और उसके फादर फिगर एरन लाइटनर। तो हाँ, ये भी काफी अजीब सी बात है कि सीरीज में दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स करके सिप्रियन ग्रेव या सिप को लाया गया है। अब सीरीज में कोर्टलैंड और कार्लोटा को एक ही जनरेशन के सिबलिंग्स दिखाए गए हैं, वेयर इन बुक ये दोनों डिफरेंट जनरेशन के थे, जहां पावर इक्वेशन इनका बैलेंस नहीं होता था। हैरानी की बात तो ये है कि रोवन का फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल बदल दिया गया है। जहां बुक में रोवन वाज अ ब्लॉन्ड गर्ल विद ग्रे हेयर्स, लेकिन सीरीज में शी हैज डार्क ब्राउन हेयर्स विद ब्लू आईज। हालांकि ये ज्यादा बड़ा चेंज तो नहीं था, लेकिन एज अ व्यूअर हम थोड़ी सी ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। अब सीरीज के अंदर काफी कुछ क्लियर है, तो थियरी ऐसी कुछ नहीं है, एक्सेप्ट हम आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आगे एक चीज तो क्लियर ही है कि रोवन और जूलियन आपस में भिड़ेंगे, एंड देन जो बच्चे टाल्टोस है जो कि अब तक बड़े भी हो गए होंगे, उनके पीछे जूलियन जरूर जाएगा। वैसे एक थियरी ये भी कहती है कि रोवन विल बी द फाइनल विलन, और ऐसा शायद हो सकता है क्योंकि हम हमेशा से रोवन को थोड़ा पावर हंग्री तो देखे ही हैं। एंड सीजन 1 में हमें जो विलन लग रहा था वो तो सीधा गॉड निकल गया, वो भी अच्छा वाला, जिसे जूलियन मैनिपुलेट कर रहा था। सो यू सी, मेफेयर विचेस के अंदर कब कौन सा कैरेक्टर विलन बन जाए और कौन हीरो, ये कहा नहीं जा सकता। ऑल्दो जूलियन तो हीरो नहीं ही हो सकता क्योंकि वो बड़े बड़े कांड कर रहा था। इनफैक्ट बच्चों को समाप्त करने के मूड में था टू गेट द पावर्स। हाँ, देखते हैं आगे के सीजन कब आएंगे। वैसे अगर आपको बुक की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।